Cyclones doesn't destroy plantations. Means that Coffeeco's new farm equipment enables them to flood the market with coffee co beans. It means that the supply of coffee co beans has been increases, which has reduced the price of coffee beans to $2 per pound. It means that now the total amount of the total 10,000 pounds of beans is costing $20,000. It means that when you have enter into a forward contract, you said that $4 per pound will be the price, duration will be 6 months, quantity 10,000 pounds, and the amount will be $40,000. इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के टाइम पे डिटेल्स ये थी, और जब एक्चुअली ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने का टाइम आया तो आपके जो साइक्लोन था उसने तो कोई डिस्ट्रक्शन नहीं की, जिसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज़ हो गई, और इंक्रीज़ इन सप्लाई हैव ड्यू टू इंक्रीज़ इन सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हैज़ बिन रिड्यूस्ड. सो $2 पर पाउंड हो गई $4 पर पाउंड से, तो आपकी टोटल अमाउंट $20,000 होगी इंस्टेड ऑफ $40,000. नाउ इन दिस सिनेरियो द purchaser of the coffee beans has faced a loss of $20,000. It means कि आपके जो सेलर था उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट $40,000 का साइन किया, जबकि प्राइस के रिड्यूस होने की वजह से अब उसकी टोटल अमाउंट $20,000 होगी. तो जो 20,000 का डिफरेंस है वो सेलर का प्रॉफिट हो गया, जबकि बीइंग अ परचेज़र आपको 20,000 का लॉस हुआ. सिमिलरली प्रीवियस सिनेरियो में जब साइक्लोन ने हिट किया और डिस्ट्रॉय कर दिया प्लांटेशन को, तो आपको $40,000 पे करने पड़े इंस्टेड ऑफ $60,000. इट्स मीन के बीइंग अ बायर आपको $20,000 का बेनिफिट हुआ. जबकि सिनेरियो 2 में जब $40,000 पे करने पड़े इंस्टेड ऑफ $20,000, तो $20,000 का बीइंग अ बायर आपको लॉस हुआ, जबकि बीइंग अ सप्लायर कॉफ़ी को $20,000 का बेनिफिट हो गया. नाउ कम्स टू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या डिसाइड हुआ? फ्यूचर कॉफ़ी फ्यूचर्स डेट एक्सपायर इन 6 months फ्रॉम नाउ कैन बी बॉट at $40 per contract. It means that Ben buys 1,000 contracts. अब 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो इक्वल होंगे 10,000 पाउंड्स के. मींस एक कॉन्ट्रैक्ट 10 पाउंड्स का है, तो 1,000 कॉन्ट्रैक्ट कितने पाउंड्स के हो जाएंगे? 10,000 पाउंड्स के. और ईच कॉन्ट्रैक्ट कितने का कॉस्ट कर रहे हैं? $40 का. इट मीन्स कि टोटल कॉस्ट आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कितनी हो जाएगी? $40,000. वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा कि आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1,000 के, और आप 1,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे $40 से, तो आपके पास टोटल $40,000 की कॉस्ट हो जाएगी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की. अब जौन सा कॉफ़ी को इंडस्ट्री एनालिस्ट प्रोडक्ट that if there are no cyclones, advancements in technology will enable Coffeeco to produce enough supply to the industry with more enough supply to the industry. So अब सिनेरियो 1 क्या है कि साइक्लोन्स डिस्ट्रॉय प्लांटेशंस. मींस कि आपके जो प्लांटेशंस थी एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं हुई, और आपकी सप्लाई जो है वो मार्केट में डिक्रीज़ कर जाएगी. अब क्या हुआ कि आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या साइन किया हुआ था कि 10 पाउंड्स होंगे पर कॉन्ट्रैक्ट, और हर कॉन्ट्रैक्ट $40 का आपको परचेज़ करना पड़ा. और $40 के परचेज़ की का मतलब कि आपने $40,000 टोटल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का पे किया, जिसमें कि आपके 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैविंग 10,000 पाउंड्स ऑफ कॉफ़ी बीन्स इंक्लूड कर रहे थे. अब क्या हुआ कि जब साइक्लोन ने डिस्ट्रॉय किया प्लांटेशन को, तो आपकी जो प्राइस है पर कॉन्ट्रैक्ट वो $40 से राइज करके $60 पर. तो अब आपके पास टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो $60,000 की कॉस्ट पर आ गए. इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ जो आपने $40,000 पे एग्री की थी
वो प्राइस के इंक्रीज की वजह से $60,000 पर मूव कर गई है। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि जब भी आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना होगा तो आप उसकी वो वाली प्राइस को कंसिडर कर रहे होगे जो करंट मार्केट में प्रिवेल कर रही होगी। इसका मतलब कि जब अब आपका बायर जो है बेन कॉफ़ी वो आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करता है तो वो $60,000 जो है वो उनके अगेंस्ट ले सकता है। अब बेन कॉफ़ी का जो बायर है, बीइंग अ बायर, वो क्या करेगा कि वो $60,000 में अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेगा और इस $60,000 से $40,000 के बीन्स को परचेज करेगा और फिर इस 20,000 के डिफरेंस को बीइंग अ बायर वो एंटरटेन करेगा और वो उसका बिजनेस इस प्रॉफिट के साथ एंटरटेन हो जाएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर एंड द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इजी वर्ड्स में अंडरस्टैंड करें तो बेसिकली ये इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ने किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ या किस तरीके से ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैरी किया बेन कॉफ़ी वाले ने। तो वन थिंग वाज क्लियर कि हम बीइंग अ परचेजर बेन कॉफ़ी ने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को परचेज किया और वो $40,000 का कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें कि $40 पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी और वो पर कॉन्ट्रैक्ट उसने 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो परचेज कर लिए। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि आप जितनी भी जो भी डिसाइड होता है कि आपने कितनी चीज़ लेनी है और किस रेट पर लेनी है, आप उसके सर्टेन अमाउंट बीइंग उसको पे कर देते हो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब और बाकी जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस टाइम पे इसको जाके एग्जीक्यूट करोगे। बट वन थिंग इज़ कि आप कितने अरसे में उसको या किस टाइम पे जाके उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो। अब जब एग्जीक्यूट करने का टाइम आया तो बेन कॉफ़ी ने बीइंग अ परचेजर नोटिस किया कि अब $60 पर कॉन्ट्रैक्ट है और 1,000 जो है वो उसने कॉन्ट्रैक्ट परचेज किए हुए थे। तो उसने डिसाइड ये किया कि इस वाले टाइम पे जबकि मेरे पास पेमेंट भी है तो मैं जबकि मैं मुझे रिक्वायरमेंट है इन पाउंड्स की, इन कॉफ़ी बीन्स की, तो मुझे इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब जिस टाइम पे उसने किया उस टाइम पे $40,000 थे और जब वो एग्जीक्यूट कर रहे तो $60,000 थे। तो अब होगा क्या कि $60,000 और $40,000 का डिफरेंस $20,000 का कैपिटल गेन होगा जो कि बेन कॉफ़ी वाले को रिसीव हुआ इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की वजह से। अब बेन कॉफ़ी हैज़ डिसाइडेड टू सेल हिज फ्यूचर्स, वो इनको सेल करेगा और $60,000 रिसीव करेगा। इन थ्रू रिसीविंग द पेमेंट ऑफ $60,000 वो मार्केट से $60,000 के अगेंस्ट अपने जौन सा है कॉफ़ी बीन्स को परचेज कर लेगा जो कि इन अदर टर्म्स उस बिफोर एंटरिंग इनटू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो $40,000 के परचेज करता। तो जो डिफरेंस ऑफ द टू है वो उसको उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की वजह से बच गया। अदरवाइज़ क्या होता कि उसको आज की डेट में $60,000 के बीन्स को परचेज़ करना पड़ता जबकि उसके पास पैसे जो हैं या डॉलर जो हैं वो जो हैं वो 40,000 होते तो उसको $20,000 कहीं से अरेंज करने पड़ते। इंस्टेड वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ और उसकी वजह से उसको विदाउट एनी सर्टन विदाउट डूइंग एनीथिंग उसको $20,000 का कैपिटल गेन हुआ और उसने इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इस 20,000 के गैप को फिल किया और जिस टाइम में जिस डेट में उसको वो बीन्स रिक्वायर्ड थे उस टाइम में उसके पास उतनी अमाउंट अवेलेबल थी जिससे वो बीन्स परचेज कर सकता। अब सिनेरियो 2 को डिस्कस करते हैं। सिनेरियो 2 इज साइक्लोन्स डजंट डिस्ट्रॉय प्लांटेशन। अब साइक्लोन ने प्लांटेशन डिस्ट्रॉय नहीं की। कॉफ़ी इंडस्ट्री एनालिस्ट प्रेडिक्शंस वर क्वाइट करेक्ट एंड द कॉफ़ी इंडस्ट्री इज फ्लडेड विद मोर बीन्स देन यूजुअल। अब क्या हुआ कि जैसे ही सप्लाई इंक्रीज हुई और आपकी मार्केट प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गई। अब वो मार्केट प्राइस जो उस टाइम पे $40 पर कॉन्ट्रैक्ट थी अब
एक्सेस ऑफ सप्लाई की वजह से $20 पर कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब क्या होगा कि अब आपकी Ben has incurred a $20,000 capital loss since his future contracts are now worth $20,000 instead of $40,000। अब क्या हुआ कि बेन ने जो $40,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स को परचेज किया हुआ था या एंटर हुआ था इस कॉन्ट्रैक्ट में, अब उसके पास $20,000 के वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यानी अब अगर वो अपने फ्यूचर्स को सेल करता है तो उसको $20,000 जो है वो रिसीव होंगे इंस्टेड ऑफ $40,000। नाउ बेन हैज़ डिसाइडेड टू सेल हिज फ्यूचर्स इन उस प्रोसीड से अब जैसे वो इनको सेल करेगा तो उसको $20,000 रिसीव होंगे। वो इन $20,000 से अपने कॉफ़ी बीन्स जितनी रिक्वायरमेंट थी उसकी कॉफ़ी बीन्स की वो परचेज़ करेगा मार्केट से, जो उसको $20,000 की रिसीव हो जाएंगी। और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसको $20,000 का कैपिटल लॉस इनकर हुआ। और इसी तरह अगर कॉफ़ी बेन कॉफ़ी को $20,000 का कैपिटल लॉस हुआ तो कॉफ़ी को $20,000 का कैपिटल गेन हुआ। Now comes to the currency options. Basically, we have already discussed currency future and forwards. तो फॉरवर्ड एक्सचेंज एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जब भी एग्जीक्यूट हो रहे हों, जिस भी तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हों और जिस भी पार्टी को उसका फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मस्ट बी ऑनर्ड बाय बोथ पार्टीज़। इसका मतलब यह है कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स को दोनों पार्टीज़ को इक्वली ऑनर करना पड़ता है और एग्जीक्यूशन में एक दूसरे को हेल्प आउट करना पड़ता है। अब अगर वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर हो या फॉरवर्ड हो, अगर वो कोई भी पार्टी ना एग्जीक्यूट करना चाह रही हो, इस किस्म की कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में। देयर इज नो ऑप्शन अलाउइंग अ पार्टी टू सेटल ओनली इफ इट इज टू दैट पार्टीज एडवांटेज। से फॉर एग्जांपल, अभी अगर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के सिनेरियो 2 को ही एग्जांपल के तौर पर डिस्कस करें तो हमने देखा कि $40,000 का कॉन्ट्रैक्ट था और उसमें $20,000 का लॉस इनकर हुआ, कैपिटल लॉस इनकर हुआ बेन कॉफ़ी को। मे बी एट दैट टाइम बेन कॉफ़ी मना कर दे कॉफ़ी को कि वो इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करने देता, या फिर ये कि सिनेरियो 1 में जिस तरह से बेन कॉफ़ी को एडवांटेज हुआ, $20,000 कैपिटल गेन हुआ, तो कॉफ़ी को रिड्यूस कर दे कि वो उसको सप्लाई नहीं करेगा। तो इस तरह की कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में। लेकिन अनलाइक फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, करेंसी ऑप्शन गिव्स द बायर द अपॉर्चुनिटी टू बाय और सेल एट अ प्री एग्रीड प्राइस। That agreed price can be strike price और exercise price। अब strike price का मतलब क्या होता है कि अगर बायर का एडवांटेज हो और वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना चाहता है, यानी कि वो इसकी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करना चाहता है, तो वो स्ट्राइक प्राइस होगी। अदर देन स्ट्राइक प्राइस, और अगर बायर को एडवांटेज ना हो तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अनएक्सरसाइज छोड़ देता है। स्ट्राइक प्राइस जब बायर को एडवांटेज हो रहा होगा और वो उसको एक्सरसाइज कर ले, अदरवाइज उसके पास ऑप्शन है कि वो उसको अनएक्सरसाइज छोड़ सकता है। सो द ऑप्शन हैव अ थ्रू अवे फीचर इज वेल। मीन्स जिस तरह फॉरवर्ड और फ्यूचर में आप इसको नहीं कर सकते थे कि आप एग्जीक्यूशन को डिनाई नहीं कर सकते थे, करेंसी ऑप्शन में डिनाइंग का ऑप्शन अवेलेबल होता है। मीन्स कि अगर आपको बेनिफिशियल नहीं लगता कॉन्ट्रैक्ट तो आप उसको अनएग्जीक्यूटेड छोड़ सकते हो। न्यू स्ट्राइक प्राइसेस इंट्रोड्यूस होती हैं व्हेन स्पॉट रेट एक्सचेंज बाय अ लार्ज अमाउंट। से फॉर एग्जांपल स्पॉट में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है तो आपकी स्ट्राइक प्राइस जो है वो न्यू एंटर होती है, अदरवाइज आप ओल्ड प्राइस के साथ ही उसको कैरी कर लेते हो। नॉर्मली होता ये है कि जब आपने ऑप्शन का राइट लेना होता है तो वन हैज़ टू पे द प्रीमियम। इसका मतलब कि अगर हालात या सरकमस्टांसेस जो हैं वो अच्छे हैं और प्रॉफिट हो रहा है तो ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लें, और अगर आपको लगता है कि सरकमस्टांसेस आर नॉट गुड इनफ और आपका बिजनेस जो है वो इन सरकमस्टांसेस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा तो आप उसको
अनएक्सरसाइज छोड़ दें तो सिर्फ और सिर्फ वो जो प्रीमियम आपने पे किया होगा आपको सिर्फ उसका लॉस होगा, अदर देन उसका जो सिग्निफिकेंट कैपिटल लॉस और जो मेजर लॉस है वो आपको इनकर नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस, दो तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और पुट ऑप्शन में क्या डिफरेंस होता है? कॉल ऑप्शन बेसिकली बायर को राइट देता है टू बाय द फॉरेन करेंसी एट स्ट्राइक प्राइस और एक्सचेंज रेट ऑन द ऑप्शन, कि वो स्ट्राइक प्राइस पे परचेज करना चाह रहा हो या चाहे वो एक्सचेंज रेट पर परचेज करना चाह रहा हो, बेसिकली उसको बाइंग का राइट दे रहा होता है। जबकि जो पुट ऑप्शन है वो गिव्स द राइट टू सेल फॉरेन करेंसी एट स्ट्राइक प्राइस। कॉल ऑप्शन में परचेजिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, जबकि पुट ऑप्शन में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी करेंसी ऑप्शंस में किस तरीके से डील होते हैं या इनको किस तरीके से कंसिडर किया जाता है? इन द मनी टर्मिनोलॉजी इन करेंसी ऑप्शन मीन्स कि आप प्रॉफिट होने की वजह से आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हो, राइट? यानी कि बीइंग अ बायर आपको ये बेहतर लगता है या एडवांटेजियस लगता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उस स्ट्राइक प्राइस को जाकर एग्जीक्यूट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो और आप उस वाले ऑप्शन को यूटिलाइज कर रहे हो, तो वो इन द मनी नरेशन होगी। अगर एट द मनी होगा तो इट्स मीन दैट देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, अब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मीन स्ट्राइक प्राइस में और एक्सचेंज प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है और आप उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो आपकी मर्जी है। आउट ऑफ द मनी का क्या मतलब होता है? आउट ऑफ द मनी मीन्स इट कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड फॉर प्रॉफिट, मीन्स इन द मनी जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे, जब प्रॉफिटेबल थे। आउट ऑफ द मनी मीन्स यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, आप उस स्ट्राइक प्राइस पर इस ऑप्शन को अवेल नहीं करना चाह रहे हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्मिनोलॉजीज। प्लीज गो थ्रू द कॉन्टेंट्स फ्रॉम बुक इज वेल, सो दैट कि जब हमारा ऑनलाइन सेशन हो और डिस्कशन हो तो हम कोई भी इशू होगा या कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर हम उस सेशन में उसको एंटरटेन कर सकें और बेहतर तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकें। थैंक यू।